हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आप लोग जानते हैं कि हम अपना सेकंड पार्ट जो है इकोनॉमिक्स का, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ये देखा कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था। आज हमारा टॉपिक रहेगा बेटा इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल कैसा था। हमारा जो भारत का विदेशी व्यापार था, जब अंग्रेज़ आए थे भारत में, तो हमने किस तरीके से अपने विदेशी व्यापार को किया था। ठीक है, देखिए, इंडिया हैज़ बीन एन इम्पोर्टेंट नेशन सिंस एंशियंट टाइम। बेटा शुरुआती दौर से ही इंडिया जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण देश रहा है अदर कंट्रीज़ के लिए। हाउएवर द रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट एडवर्सली अफेक्टेड द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। जब बेटा कॉलोनियल गवर्नमेंट और वीकेंड से जो हमारे देश में ब्रिटिश रूल अप्लाई किया गया, तो उसका हमारे फॉरेन ट्रेड के ऊपर बड़ा ही एडवर्स इफ़ेक्ट हुआ, क्योंकि उनकी कुछ रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ ऐसी थी जिसकी वजह से जो हमारे ट्रेड का स्ट्रक्चर था, जिन देशों के साथ हम व्यापार करते थे उन देशों के साथ हम कंटिन्यू व्यापार नहीं कर पाए। हमारे देश का जो कंपोजिशन था ट्रेड का, मीन्स हम जिन गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे वो हम नहीं कर पाए। एंड वॉल्यूम, जितनी क्वांटिटी में हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे वो भी हम मेंटेन नहीं कर पाए। तो क्या हुआ कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उनकी रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ की वजह से जो हमारा फॉरेन ट्रेड था उसका स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और वॉल्यूम सब एडवर्सली अफेक्ट हुए बेटे। नेक्स्ट है, आज हमें पढ़ना है स्टेट द इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के ड्यूरिंग इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड को हम अगर समझाएं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेटा 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड। बेटा उस टाइम पे भारत जो है, भारत का स्टेटस जो है वो इस तरीके से हो गया था कि भारत क्या करता था, एक्सपोर्ट करता था प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, मीन्स रॉ मटेरियल का, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का, और इम्पोर्ट करता था ब्रिटेन मेड फिनिश्ड गुड्स का। आफ्टर दैट बेटा मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। जो हमारा बेटा फॉरेन ट्रेड था, इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड जो था, उसके ऊपर मोनोपोली थी ब्रिटिश रूल की, ब्रिटिशर्स की मोनोपोली थी। एंड थर्ड पॉइंट है बेटा ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। जो भी हमारा, हालांकि हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होता था और हमारा इंपोर्ट कम होता था, इसका मतलब हम एक्सपोर्ट सरप्लस में थे। ठीक है, हमारा ट्रेड जो था वो सरप्लस में था, लेकिन फिर भी जो हमारी वेल्थ होती थी वो ड्रेन हो जाती थी और वो ब्रिटिश सरकार के पास ही चली जाती थी। ठीक है, तो ये ब्रॉडली बेटे 3 पॉइंट्स हैं। देन बेटा ये ब्रॉडली 3 पॉइंट्स हैं जिनको हम डीप स्टडी करेंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड। इसमें बेटे क्या है, इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट सच एज रो सिल्क। जो कच्चा सिल्क होता है उसका एक्सपोर्टर बन गया था उस टाइम पे भारत। कॉटन, ये भी रो कॉटन है, वूल, सुगर, इंडिगो, जूट एक्सेट्रा। बेटा ये ऐसी चीज़ें थी जिनका ब्रिटिश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी उनमें इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। इसलिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भारत को एक ऐसी, मतलब उनको एक ऐसी जगह की सर्च थी, एक ऐसी मार्केट की सर्च थी जहाँ से उनको ईजिली रॉ मटेरियल मिल जाए और वो अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट को सेल कर पाए। तो इसलिए भारत उनके लिए जो था एक बेस्ट प्लेटफॉर्म था। इसीलिए बेटा ब्रिटिशर्स ने भारत को 200 ईयर्स तक जो है गुलाम रखा, क्योंकि उनको जो था एक बेस्ट अर्निंग सोर्स था, उनके लिए हर तरीके से कंफर्टेबल था। ठीक है,
तो भारत उस टाइम पे एक्सपोर्टर हो गया था प्राइमरी प्रोडक्ट्स का एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स। जो कंज्यूमर गुड्स थे जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ के द्वारा बनाए जाते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने उनको कॉटन सेल किया, उन्होंने उसको फिनिश प्रोडक्ट में चेंज किया और हमारे यहाँ पे सेल कर दिया। हमने रो सिल्क सेल किया था उनको, उन्होंने हमसे फिनिश्ड सिल्क जो था वो सेल कर दिया। हमने उनको वूल दिया था, उन्होंने वूलन क्लॉथ बना के हमारे यहाँ पे सेल कर दिए। ठीक है। कैपिटल गुड्स जो थे बेटा, हमारे यहाँ पे कैपिटल गुड्स के लेके इंडस्ट्रीज बहुत कम थी और चाहते भी थे, ब्रिटिशर्स यही चाहते थे कि जो है कैपिटल गुड्स के लिए इंडिया जो है वो ब्रिटेन कंट्री के ऊपर ही डिपेंड रहे। तो हम जो है कैपिटल गुड्स जो थे, हमारी मशीनरीज वगैरह जो थी वो हम ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ के द्वारा जो प्रोड्यूस होती थी वही हम यूज़ कर रहे थे, क्योंकि जो कैपिटल गुड्स होते हैं उनके ऊपर एक अच्छा मार्जिन आता था। तो वो यही चाहते थे कि इंडिया में कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री नहीं रहे। ठीक है। तो इस तरीके से हम कम्प्लीटली डिपेंड थे ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। आफ्टर दैट बेटा सेकेंड पॉइंट है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। British government maintained a monopoly control over India's export and import। बेटा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियाज़ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर मोनोपोली कंट्रोल कर लिया। ये कैसे पॉसिबल हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया के जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट थे उनके ऊपर जो है मोनोपोली कंट्रोल किया। बेटा उनका क्या था, उन्होंने जो था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी अपनाई थी। मतलब उन्होंने ये कहा कि अगर इंडिया का हैंडीक्राफ्ट आप सेल करेंगे तो आपके ऊपर हैवी ड्यूटी टैरिफ लगाई जाएगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी जो लगाई जाएंगी वो हैवी क्वांटिटी में लगाई जाएंगी, जिससे हमारा एक तो हैंडीक्राफ्ट वैसे ही महंगा बनता था और एक अगर उसके ऊपर टैक्स इम्पोज कर जाएगा तो वो और एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो एक तो ये प्रॉब्लम थी हमारी, और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि हमारा जो कंपटीशन था वो मशीन मेड प्रोडक्ट से था, क्योंकि हमारे हैंडमेड प्रोडक्ट थे। तो सीधी सी बात है कि मशीन मेड प्रोडक्ट जो होते हैं वो कहीं ना कहीं टिकाऊ होते हैं, तो इस वजह से हम उस कंपटीशन में पीछे रह गए। और डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी की वजह से क्या हुआ कि मशीन मेड प्रोडक्ट जो थे वो लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते थे, इस वजह से वो सस्ते भी होते थे, और हमारे हैंडमेड प्रोडक्ट थे वो एक तो कम प्रोड्यूस होते थे, एक उनकी जो क्वालिटी होती थी वो उतनी मेंटेन हम नहीं कर पाए थे जितना कि मशीन मेड प्रोडक्ट से जो क्वालिटी डेराइव होती थी उतना हम मेंटेन नहीं कर पाए थे। इस वजह से धीरे धीरे जो था हमारे जो फॉरेन ट्रेड के ऊपर जो उनका कम्प्लीटली कंट्रोल हो गया, क्योंकि उन्होंने हमारे धीरे धीरे हैंडीक्राफ्ट को तो ख़त्म कर ही दिया था। जो भी बेटा अंग्रेज़ों की ये नीति होती थी कि फूट डालो और राज करो, तो धीरे धीरे राजा ख़त्म हो गए थे। तो जो हैंडीक्राफ्ट जो था वो ज़्यादा लाइक किया जाता था राजा महाराजा के द्वारा, तो धीरे धीरे वो ख़त्म होने लग गए थे। इस वजह से हमारा हैंडीक्राफ्ट जो था वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। और हमारा जो स्टेटस है एट द एंड, हमारा स्टेटस ऐसा हो गया कि जस्ट हम एक्सपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट करेंगे फिनिश प्रोडक्ट का। एक्सपोर्ट जो हम करेंगे वो रॉ मटेरियल्स का करेंगे, प्राइमरी प्रोडक्ट्स का करेंगे। ठीक है। तो ये है बेटे इसमें जो है मोनोपोली कंट्रोल में हमारे पास ब्रॉडली 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है सो बेटा मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। भारत का जो बेटा 50% व्यापार जो होता था वो ब्रिटेन के साथ होता था, वाइल रेस्ट ऑफ वाज अलाउड विद फ्यू अदर कंट्रीज़। कुछ कंट्रीज़ के साथ हमारा ट्रेड अलाउड था बेटे, जैसे चाइना है, श्रीलंका का पहले नाम था सिलोन और ईरान का नाम था पर्शिया। ठीक है। तो ये देश थे जिनके साथ हमें ट्रेड करना अलाउड था। बाकी हमारे जो 50% ट्रेड के ऊपर, बल्कि 50 से भी ज़्यादा ट्रेड के ऊपर जो राइट था फॉरेन ट्रेड के ऊपर, वो ब्रिटेन गवर्नमेंट का ही राइट था। आफ्टर दैट बेटे द ओपनिंग ऑफ सुएज कैनल इन 1869 सर्व्ड एज अ डायरेक्ट रूट फॉर द शिप ऑपरेटिंग बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। क्या था बेटे, जो ब्रिटेन
जो है और वहाँ से इंडिया आने के लिए एक टेम्परेरी वाटर वे था, जो कि एक डायरेक्ट वे था शिप्स के लिए। तो ये जो वे था, इन्होंने बड़ी हेल्प की ब्रिटेन कंट्री को कि वो अच्छे तरीके से जो है भारत में अपने ट्रेड को जमा पाए वो, क्योंकि ये एक ऐसा वे था जो इनके लिए बड़ा हेल्पफुल रहा। ठीक है, तो इसके बारे में हम और अच्छे से पढ़ेंगे। स्यूज़ कैनल कहाँ से थी वो आपको मैप में मैं दिखाती हूँ। आफ्टर दैट बेटा हमारा लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट में बेटा ये कि ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। देखो, अंडर द ब्रिटिश रूल इंडिया became an exporter of primary product and the importer of finished goods. There was a huge export surplus due to excess export. However, export surplus was used. बेटे, हालांकि उस टाइम पे हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते थे, इंपोर्ट कम करते थे, इस वजह से जो हमारा ट्रेड था उसमें एक्सपोर्ट सरप्लस रहता था। लेकिन हमारा जो एक्सपोर्ट सरप्लस था वो यूज़ कहाँ पे होता था? देखिए, सबसे पहले टू मेक पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय ऑफिस सेट अप बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। जो हमारी कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उनका जो ऑफिशियल एक्सपेंसेस थे उनके लिए हमें पे करना पड़ता था। तो जो हमारा एक्सपोर्ट था कुछ यहाँ पे खर्च हो जाता था। आफ्टर दैट टू मीट एक्सपेंसेस ऑन वॉर फाउट बाय द ब्रिटेन गवर्नमेंट। जो भी हमारे देश में लड़ाई झगड़े होते थे वो उन एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए भी हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस यूज़ हो जाता था। और कुछ इनविजिबल आइटम्स थे, सर्विसेज हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गया, जो हमें इंपोर्ट करने पड़ते थे ब्रिटेन से। इस वजह से जो हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस था वो कम्प्लीटली यूज़ हो जाता था और वो फाइनली कहाँ पे चला जाता था? ब्रिटिशर्स के पास। ठीक है, आफ्टर दैट बेटा हम बात करते हैं स्यूज़ कैनल की। ट्रेड थ्रू द स्यूज़ कैनल। स्यूज़ कैनल प्रोवाइडेड ए डायरेक्ट ट्रेड रूट फॉर शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया। बेटा, स्यूज़ कैनल एक ऐसा वे था, एक टेम्परेरी वाटर वे था जो एक डायरेक्ट ट्रेड करने में बड़ी हेल्पफुल रहा ब्रिटेन के लिए। इसमें यहाँ पे जो शिप्स के लिए एक बेस्ट वे था ये। स्यूज़ कैनल इज एन आर्टिफिशियल वाटर वे रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस द इस्थम ऑफ स्यूज़ इन नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट। क्या था बेटा? ये जो स्यूज़ कैनल थी एक आर्टिफिशियल वाटर वे था और इसको मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये कहाँ से निकलती थी। ये देखिए बेटा, ये यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है, ब्रिटेन यहाँ पे था और ये जो रास्ता है ये जो है यहाँ से जो है ये स्यूज़ कैनल, और ये अफ्रीकन जो इंडियन ओशन, अफ्रीकन सी वगैरह जो थे, यहाँ से जो है ये रास्ता जाता था इंडिया में। ठीक है, तो ये रास्ता जो था बेटे बड़े हेल्पफुल था ब्रिटेन गवर्नमेंट के लिए इंडिया से फॉरेन ट्रेड करने के लिए। सो देखिए, द ओपनिंग ऑफ स्यूज़ कैनल इन 1869 reduced the cost of transportation and made access to the Indian market easier। तो ये जब स्यूज़ कैनल ओपन हुई तो एक तो ये था कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घट गई थी, बहुत ज़्यादा घूम के नहीं आना पड़ता था, एक डायरेक्ट वे था। ठीक है, और इससे क्या हुआ, इंडिया की मार्केट को एक्सेस करना कॉलोनियल गवर्नमेंट के लिए बहुत इजी हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट है द कैनल प्रोवाइडेड ए डायरेक्ट ट्रेड रूट फॉर शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया एंड अवॉइडेड द नीड टू शॉल अराउंड अफ्रीका। तो इनको जो है बहुत ज़्यादा घूम के नहीं आना पड़ता था, एक डायरेक्ट वे था शिप्स के लिए, तो ये डायरेक्ट आते थे तो ईजिली ये अपने ट्रेड को कर पाए। आफ्टर दैट बेटा स्ट्रेटेजिकली एंड इकोनॉमिकली इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वाटर वे इन द वर्ल्ड। ये दोनों ही तरीके से अच्छा था, स्ट्रेटेजिकली भी, रणनीति बनाने के लिए भी बड़ा अच्छा वे था ये, और इकोनॉमिकली भी सस्ता था, एक रास्ता ही ऐसा था। तो ये जो था एक ऐसा वे था वर्ल्ड में जो कि
इम्पोर्टेंट वोटर वे रहा ब्रिटेन के लिए। तो ये सिस्टम था बेटे हमारे फॉरेन ट्रेड का। आफ्टर दैट वी विल अंडरस्टैंड डेमोग्राफिक कंडीशन ऑफ इंडिया। देखो, डेमोग्राफिक कंडीशंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल exhibited all features of stagnant and backward Indian economy। बेटा जो हमारे देश की उस टाइम पे डेमोग्राफिक कंडीशन थी ब्रिटिश रूल के ड्यूरिंग, वो ये बताती है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ही बैकवर्ड थी, बहुत ही पिछड़ी हुई थी, रुकी हुई अर्थव्यवस्था थी। द वेरियस डिटेल्स अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया वर फर्स्ट कलेक्टेड थ्रू ए सेंसस इन 1881। सबसे पहले बेटा भारत में सेंसस कंडक्ट किया गया, सबसे पहले पॉपुलेशन को कैलकुलेट किया गया 1881 में। थ्रो सफरिंग फ्रॉम सर्टेन लिमिटेशन, हालांकि बहुत सारी लिमिटेशन थी सिस्टम में उस टाइम पे। इट रिवेल द अनइवननेस इन इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ। सब्सिक्वेंटली एवरी 10 ईयर सच सेंसस ऑपरेट्स वर कैरिड आउट। बिफोर 1921 इंडिया वॉज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। बेटा हमारे देश में सबसे पहले सेंसस कंडक्ट किया गया 1881 में। उस टाइम पे बहुत सारी लिमिटेशंस थी, उन लिमिटेशंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते। भारत की पॉपुलेशन में काफ़ी ग्रोथ भी हुई थी और हर 10 ईयर में जो है सेंसस ऑपरेट किया जाने लगा। 1921 से पहले बेटा एक डिफरेंट स्टेप था जिसको हम बोलते फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। और आफ्टर 1921 जो था वो एक अलग से स्टेज थी। तो जो 1921 जो है वो एक ऐसा ईयर था, ये जो ईयर था बेटा इसको जाना गया द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। The second stage of transition began after 1921. So the year 1921 is described as the year of Great Divide. However, neither the total population of India nor the rate of population growth at this stage was very high. क्या था बेटा 1921 से पहले जो है भारत की जनसंख्या जो थी वो कभी घटी बढ़ी, लेकिन 1921 के बाद में जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो कंटिन्यू बढ़ती ही चली गई। इसलिए ये एक ऐसा ईयर था जिसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं। ठीक है, अब हमें पढ़ना है डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग कॉलोनियल गवर्नमेंट। इसके बेटा ब्रॉडली हमारे पास 6 पॉइंट है। सबसे पहले हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। उस टाइम पे जो है हमारी बर्थ रेट भी ज़्यादा थी, डेथ रेट भी ज़्यादा थी। एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, लोग पढ़े लिखे कम थे तो लिटरेसी रेट बहुत कम थी। पुअर हेल्थ फैसिलिटी, हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल अच्छे नहीं थे तो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं थी। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हमारे यहाँ पे जो शिशु मृत्यु दर थी वो बहुत ज़्यादा थी क्योंकि इंफ्रा अच्छा नहीं था, हमारा हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं थी। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हमारे यहाँ पे जो औसतन उम्र होती थी वो बहुत ही कम थी। वो उसका कारण भी यही था कि बहुत सारी डिजीज़ थी और हमारा इंफ्रा अच्छा नहीं था। एंड लास्ट पॉइंट है बेटा वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, और जो गरीबी थी वो बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। तो इन पॉइंट्स को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट रहेगा बेटे हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। देखो बर्थ रेट का मतलब क्या होता है? बर्थ रेट रेफर्स टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 इन द ईयर। मतलब पर 1000 जो चिल्ड्रन थे एक ईयर में, ठीक है, उसके हिसाब से बर्थ रेट को मेज़र किया जाता था कि जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 इन द ईयर। आफ्टर दैट बेटा डेथ रेट में क्या होता था? डेथ रेट रेफर्स टू नंबर ऑफ पीपल डेइंग पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। 1000 के ऊपर कितने लोग मर जाते थे, ठीक है, वो डेथ रेट होती थी। बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर वेरी हाई एट नियरली 48 एंड 40 पर 1000 रिस्पेक्टिवली। मतलब 1000 में से जो है 1000 पे 48 जो था वो बर्थ रेट थी और 40 जो थी वो डेथ रेट थी। तो ये दोनों ही हाई थी जो कि एक इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं होती। एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, हमारी जो
लिटरेसी रेट थी वो बहुत ही लो थी। द ओवरऑल लिटरेसी लेवल वॉज लेस देन 16%, मतलब 100 में से सिर्फ 16% जो पीपल थे वो पढ़े लिखे थे। आउट ऑफ दिस फीमेल लिटरेसी लेवल वॉज द निग्लिजिबल लो अबाउट 7%, और फीमेल की जो लिटरेसी रेट थी वो तो बहुत ही कम थी। 7% फीमेल जो थी वो लिटरेट थी, पढ़ी लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बेटे पुअर हेल्थ फैसिलिटी। Public health facilities were either unavailable to large mass of population or when available were highly inadequate. As a result, water and airborne diseases were widely spread and took a huge toll on life. क्या था बेटे उस टाइम पे, एक तो फैसिलिटी जो थी हेल्थ फैसिलिटी वो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन अवेलेबल ही नहीं होती थी, और अगर होती थी तो वो पर्याप्त नहीं होती थी। इस वजह से काफ़ी सारी डिजीज़ थी, जैसे वाटर से डिजीज़ होती है, हैजा है ना, मलेरिया, बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी जो उस टाइम पे थी। आफ्टर दैट लास्ट नेक्स्ट पॉइंट है बेटे हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इन्फेंट जो होते हैं, शिशु होते हैं जो एक साल से कम जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं इन्फेंट। ठीक है, तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ इन्फेंट डेइंग बिफोर रीचिंग 1 year ऑफ एज पर 1000 lives birth in the year. The infant mortality rate was quite alarming, about 218 per 1000. बेटा उस टाइम पे जो था हेल्थ फैसिलिटी अच्छी ना होने की वजह से जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। 1000 बच्चे अगर पैदा होते थे तो उनमें से 218 बच्चे मर जाया करते थे। और अगर मैं 2011 की बात करूँ जो हमारा लास्ट सेंसस कंडक्ट हुआ था उसमें जो है 44 पर 1000 जो है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है, तो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। तो इस तरीके से जो है हमारी इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट भी ज़्यादा थी उस टाइम पे। आफ्टर दैट है बेटे लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेफर्स टू एवरेज नंबर ऑफ ईयर फॉर विच पीपल आर एक्सपेक्टेड टू लिव। जो लोगों की औसतन उम्र थी बेटे वो जो थी वो बहुत ही कम थी उस टाइम पे। ठीक है, ये लिव है बेटे, बहुत ही कम थी उस टाइम पे बेटे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो 44 ईयर थी, और अगर प्रेजेंट की बात करें तो 68 जो है वो है। तो इसी वजह से था कि हमारा कुछ फैसिलिटी जो थी वो प्रॉपरली हमें नहीं मिल पाती थी। एंड बेटा लास्ट पॉइंट है वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। देयर वॉज नो रिलायबल डेटा अबाउट द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी। बेटा उस टाइम पे पॉवर्टी कितनी थी उसके लिए कोई रिलायबल डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। बट देयर इज़ नो डाउट दैट एक्सटेंसिव पॉवर्टी प्रिवेल्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। लेकिन ये बात कन्फर्म है कि उस टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा गरीबी थी भारत में। द ऑल ओवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ कॉमन पीपल इन इंडिया वॉज वेरी लो। जो लिविंग स्टैंडर्ड था लोगों का बड़ा ही लो था। एंड देयर वॉज वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन द इंडिया, और भारत में बहुत ही बुरी तरह से गरीबी फैली हुई थी। सो बेटा डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो डेमोग्राफिक कंडीशन जो है उसमें हमने पढ़ा कि हमारी जो बर्थ रेट थी और डेथ रेट जो थी वो हाई थी। बर्थ रेट 48 बताई हमने पर 1000 के ऊपर, और जो हमारी डेथ रेट थी वो 40 बताई हमने। आफ्टर दैट एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, जो ऑल ओवर जो लिटरेसी रेट थी वो 16% थी, और फीमेल की जो थी वो 7% थी। पुअर हेल्थ फैसिलिटी जो थी हमारे देश में जो है हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं थी। ठीक है, इस वजह से हमारे देश में काफ़ी सारी डिजीज़ थी, वाटर एयरबोर्न डिजीज़ बहुत सारी थी। उसके बाद में बेटे हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट थी। हमने बताया कि 218 पर 1000 जो चिल्ड्रन थे उनकी डेथ हो जाती थी 1 साल तक पहुंचने से पहले। और जो प्रेजेंट जो है उस पर हमने बताया कि ये जो रेट है अब ये 44 है। ठीक है बेटे। आफ्टर दैट जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, जो हम औसतन उम्र बोलते हैं लोगों की, उस टाइम पे बहुत कम थी। और अब फिलहाल जो प्रेजेंट में बेटे 68 ईयर जो है वो एक्सपेक्टेड लाइफ है। आफ्टर दैट वाइड स्प्रेड पॉवर्टी थी उस टाइम पे, जो ड्यूरिंग कॉलोनियल गवर्नमेंट इंडिया में जो है पॉवर्टी बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डेमोग्राफिक कंडीशन को पढ़ा इंडिया की ड्यूरिंग कॉलोनियल गवर्नमेंट।
और बेटा इंडिया की फॉरेन ट्रेड की हमने ब्रॉडली 3 फीचर्स पढ़ी कि हम क्या करते थे, रॉ मटेरियल जो था उसको एक्सपोर्ट करते थे और इंपोर्ट करते थे फिनिश्ड गुड्स का, जो कि ब्रिटेन मेड होते थे। ठीक है, आफ्टर दैट हमने बताया क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे उनकी डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी की वजह से हमारे जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड जो था उसके ऊपर ब्रिटिशर्स की मोनोपोली कंट्रोल हो गया था, और जो भी हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस होता था, जो भी हमारी इंडियन वेल्थ होती थी वो ड्रेन हो रही थी और वो अल्टीमेटली कहाँ पे जा रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जा रही थी। ठीक है, तो ये हमारे फॉरेन ट्रेड का स्टेटस था ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल।